हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो से हम लोग एनसीईआरटी सीरीज में अगला चैप्टर नंबर 23 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। इस चैप्टर को मैं 4 पार्ट्स में लाऊंगा। पहले 2 पार्ट्स में हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे मस्कुलर सिस्टम के ऊपर, आखिरी के 2 पार्ट्स में हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे स्केलेटल सिस्टम के ऊपर, और इस तरह 4 पार्ट्स मिला करके हम लोग 100 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज कवर करेंगे। ये चैप्टर हमें क्लास 11th में पढ़ना होता है और आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी सीरीज में अब तक जो भी वीडियोज मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आप उन सभी को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करो। एनसीईआरटी नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, सारे ही वीडियोज इस सीरीज के, सारे ही चैप्टर इस सीरीज में जो मैंने अपलोड कर दिए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के, वो सभी उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस नए चैप्टर को हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला हमारा सवाल है, इनमें से कौन लिविंग थिंग्स के अंदर सिग्निफिकेंट फीचर नहीं है, यानी इनमें से कौन है जो सजीवों में एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। देखिए, जो सजीव होते हैं उनमें संचलन होता है, मूवमेंट होता है। जो सजीव होते हैं वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं, और जो सजीव होते हैं उनमें श्वसन भी होता है। ये सारे ही तो हैं जो सजीवों के अंदर महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इनमें से कोई नहीं है जो सजीव के अंदर महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग पहले मूवमेंट और लोकोमोशन, संचलन और गमन में अंतर समझते हैं। इन दोनों में अंतर आपको ध्यान में रखना है। मूवमेंट का मतलब क्या होता है, लोकोमोशन का मतलब क्या होता है। जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब कोई सजीव प्राणी अपने शरीर के किसी हिस्से को मूव करता है और अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करता है, तब उसे मूवमेंट बोलते हैं। जैसे आप बैठकर वीडियो देख रहे हो, आप अपने हाथ को हिला रहे हो, अपने गर्दन को हिला रहे हो, पलक झपक रहे हो, तो इन सारी ही प्रक्रियाओं में क्या हो रहा है, आप वहीं पर बैठे हो, आपने अपना स्थान परिवर्तन नहीं किया, आपने अपना लोकेशन चेंज नहीं किया, लेकिन हाँ अपने बॉडी पार्ट को मूव कर रहे हो आप, तो वो हो गया मूवमेंट। लेकिन मान लो आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल करके जाते हो, तो इसमें क्या हुआ, आपका पूरा बॉडी ही मूव कर गया। तो ऐसा मूवमेंट जिसमें आपका लोकेशन चेंज हो जाए, आपका स्थान चेंज हो जाए, आपका स्थान परिवर्तन हो जाए, तब उस मूवमेंट को हम लोग बोलेंगे लोकोमोशन। तो ये अंतर होता है। तो इस प्रकार हम ये बोल सकते हैं कि सारे ही लोकोमोशन मूवमेंट है, लेकिन सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं हो सकते। सिर्फ वही मूवमेंट लोकोमोशन होगा जिसमें स्थान का परिवर्तन होगा, जिसमें लोकेशन का चेंज होगा। तो मैंने यहाँ पे नोट डाल दिया हुआ है, सभी गमन संचलन होता है, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। तो अगर हम बात करें प्लांट्स की, प्लांट्स के अंदर सिर्फ मूवमेंट होता है, लोकोमोशन नहीं होता है। आपने कभी देखा है एक प्लांट एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला गया हो? ऐसा नहीं होता है। तो प्लांट्स के अंदर लोकोमोशन नहीं होता, मूवमेंट होता है। बट एनिमल, ये तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है, तो एनिमल ये लोकोमोशन दिखाएगा, लेकिन प्लांट केवल मूवमेंट दिखाएगा, लोकोमोशन पॉसिबल नहीं है प्लांट के अंदर। अगला सवाल देखो, इनमें से किस में मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, संचलन संभव नहीं है? तो किताब, क्योंकि संचलन एक सजीवों के अंदर विशेषता है, सजीवों के अंदर पाई जाने वाली विशेषता है, निर्जीवों में नहीं। अगला है, इनमें से किस में मूवमेंट पॉसिबल है लेकिन लोकोमोशन नहीं? तो मैंने अभी आपको बताया कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें लोकोमोशन नहीं होता, केवल मूवमेंट होता है। देखिए, मूवमेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मस्कुलर मूवमेंट और एक होता है नॉन मस्कुलर मूवमेंट। ऐसे मूवमेंट जिसमें मसल्स इन्वॉल्व होते हैं उसे बोलेंगे मस्कुलर मूवमेंट। जैसे आपने अपना हाथ हिलाया, आपने अपना पैर हिलाया, आपने गर्दन हिलाया, आपकी टंग में मूवमेंट हो रही है, तो इन सारे ही मूवमेंट में क्या हुआ, मसल्स इन्वॉल्व है। आपने हाथ हिलाया, हाथ के मसल्स इन्वॉल्व है, आपने पैर हिलाया, पैर के मसल्स इन्वॉल्व है, आपने नेक हिलाया, गर्दन में जो मसल्स है वो इन्वॉल्व है, आपकी जीभ पूरा मस्कुलर है। तो ऐसी मूवमेंट जिसमें मसल्स इन्वॉल्व है, मस्कुलर मूवमेंट। अब जिसमें मसल इन्वॉल्व नहीं है वो हो गया नॉन मस्कुलर मूवमेंट। तो इनमें देखो कौन कौन से मूवमेंट आते हैं। सिलियरी मूवमेंट, अगर सीलिया के माध्यम से मूवमेंट है तो सिलियरी मूवमेंट। अगर अमीबा की तरह, जिस तरह से अमीबा मूवमेंट करता है, अगर वैसा मूवमेंट है तब अमीबिक मूवमेंट या फिर अमीबॉइड मूवमेंट। अगर फ्लैजला के माध्यम से मूवमेंट हो रहा है तो इसे फ्लैजलर मूवमेंट बोलेंगे। तो नॉन मस्कुलर मूवमेंट के अंदर कुछ और ही पार्ट्स होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और उसके आधार पर हम लोग ये नाम देते हैं, फ्लैजलर मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट, इस तरह से। अगला सवाल देखिए, आपको कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ जीवों के नाम दे रखे हैं और साथ में उसके सामने उनमें प्रेजेंट लोकोमोटरी स्ट्रक्चर दे रखे हैं। तो आपको यहाँ चूज करना है कि कौन से गलत पेयर है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर यानी कि गमन संरचना, यानी वो संरचना जिसके माध्यम से जीव गमन करते हैं, लोकोमोशन करते हैं।
जैसे हम लोग अपने पैर के माध्यम से क्या करते हैं, गमन करते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा पैर है वो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। तो पैरामीशियम सीलिया के माध्यम से गमन करता है। जैसे इस पिक्चर में देखो, बाल की तरह जो आपको दिख रहा है ये है सीलिया, और इसी सीलिया के माध्यम से पैरामीशियम गमन करता है। उसके बाद हाइड्रा के अंदर ये सारे जो आप देख रहे हो ये है टेंटिकल्स, ठीक है, टेंटिकल्स। तो हाइड्रा इन टेंटिकल्स के माध्यम से लोकोमोशन करता है, और हम ह्यूमन अपने लिम्स के माध्यम से, लिम्स में हमारा हाथ पैर दोनों आता है, तो हम लोग पैर के माध्यम से लोकोमोशन करते हैं, और पैरों में तो लोकोमोशन होगा ही नहीं, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो पढ़ते हैं कि क्या है। ऑल लोकोमोशन, सभी गमन संचलन है, तो ये बिल्कुल सही है, सभी गमन संचलन है, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। सभी संचलन गमन नहीं होता, सिर्फ वही संचलन गमन होता है जिसमें स्थान का परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्या है। जब लोकोमोशन होता है तो उसमें स्थान में परिवर्तन हो जाता है, ये सही है। उसके बाद पौधों के बारे में लिखा है कि पौधों में संचलन संभव है लेकिन गमन नहीं, तो ये भी सही है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन है जो एक लोकोमोशन का एग्जाम्पल नहीं है। अब इनमें से देख लो कि किसमें स्थान का परिवर्तन होगा। जब कोई बंदा दौड़ रहा है तो स्थान का परिवर्तन हो जाएगा, जब कोई बंदा टहल रहा है तो स्थान का परिवर्तन हो जाएगा, अगर कोई उड़ रहा है, कोई एनिमल अगर उड़ रहा है तो वो स्थान का परिवर्तन करेगा। तो ये सारे लोकोमोशन है, बट पलक झपकने से कोई हमारा स्थान का परिवर्तन नहीं होता। आई होप आपको लोकोमोशन और मूवमेंट में अंतर समझ में आया होगा। आगे देखिए, सीलिया और फ्लैजला ये क्या है। देखो, ये पैरामीशियम में सीलिया, आप देखो ये ग्रीन कलर का जो आपको पार्ट्स दिख रहे हैं ये है सीलिया। उसके बाद ये एक बैक्टीरिया का पिक्चर है जिसमें ये देखो, ये पूंछ जो है ये है फ्लैजला, और ये हम ह्यूमन मेल के अंदर स्पर्म, और ये स्पर्म का फ्लैजला। तो ये जो फ्लैजला और सीलिया है ये क्या होता है। तो फ्लैजला और सीलिया यानी कि पक्षमाभ और कशामिका, ये कोशिका झिल्ली की अपवृद्धि है, ठीक है, याद रखना। आउट ग्रोथ है किसका, सेल मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आउट ग्रोथ यानी कि सेल मेम्ब्रेन का ही ये पार्ट है जो बाहर की तरफ ग्रो किया है। अगला सवाल है, इनमें से कौन है जो मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा की जाने वाली गति है। यानी हम ह्यूमंस के अंदर जो सेल्स हैं उनके द्वारा कौन सी मूवमेंट की जाती है, यही सवाल पूछा गया है यहाँ पे। हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो मेनली 3 तरह के मूवमेंट्स दिखाते हैं, 3-4 तरह के। एक तो हो गया अमीबीय, दूसरा हो गया पक्षमाभी यानी कि सिलियरी, और तीसरा हो गया मस्कुलर, और एक और है फ्लैजलर। तो यहाँ पर तो सारे ही सही हैं, तो डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है, हम ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो मेनली 3-4 प्रकार के मूवमेंट्स दिखाते हैं। पहला है देखो अमीबॉइड मूवमेंट, यानी कि अमीबा के जैसे। तो ब्लड में जो ल्यूकोसाइट्स हैं और मैक्रोफाजेज है वो अमीबीय गति को दिखाते हैं। उसके बाद जो प्रजनन मार्ग है महिलाओं के अंदर, उनमें जो एग का परिवहन होता है, अंडा का परिवहन होता है, एग सेल का ट्रांसपोर्ट होता है, वो होता है सिलियरी मूवमेंट के माध्यम से, ठीक है, सिलियरी मूवमेंट। उसके बाद ह्यूमन मेल के अंदर जो स्पर्म है वो जो स्विम करता है, तैरता है, तो वहाँ फ्लैजला हेल्प करता है, तो ये हो गया फ्लैजलर मूवमेंट। और आप ये ध्यान में रखेंगे कि हम ह्यूमन बॉडी के अंदर एकमात्र सेल स्पर्म ही है जो फ्लैजलर मूवमेंट को दिखाता है, बाकी कोई नहीं दिखाता, क्योंकि बाकी के पास फ्लैजला होता ही नहीं है। तो फ्लैजलर मूवमेंट ये ह्यूमन स्पर्म के द्वारा। उसके बाद प्रोटोजोवन यूग्लिना के अंदर भी लोकोमोशन होता है फ्लैजलर मूवमेंट के द्वारा। अगला है मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट तो हम लोग जान ही रहे हैं, लिम्स, जॉ, टंग, ये सारे मस्कुलर मूवमेंट को दिखाते हैं। तो ये 4 प्रकार है मूवमेंट्स के जो आप ध्यान में रखो। अब देखिए, इनमें से कौन है जो अमीबिक मूवमेंट यानी कि अमीबीय गति को दर्शाती है। तो मैक्रोफाज ये मैंने आपको बताया, और साथ में ल्यूकोसाइट हमारे ब्लड के अंदर। तो ए और सी ये दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये कह रहा है, फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें ओवा का जो ट्रांसपोर्ट होता है, डिंब का जो परिवहन होता है, वो कौन सी गति के माध्यम से होता है। तो ये अभी मैंने आपको बताया, सिलियरी। अगला सवाल है, फ्लैजलर मूवमेंट हेल्प करता है। तो शुक्राणुओं को तैरने में ये हम लोगों ने अभी देखा। साथ में प्रोटोजोवन यूग्लिना में फ्लैजलर मूवमेंट के जरिए लोकोमोशन होता है। उसके बाद ये भी ध्यान में रखो, जो स्पॉन्जेज होते हैं उसमें जो कैनाल सिस्टम होता है
उसमें वाटर करंट को मेंटेन करने में ये फ्लैजुलर मूवमेंट हेल्प करता है। तो सी भी सही है, डी हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। अगला सवाल देखिए, हमारे अधिकांश नलिकाकार अंगों में पक्षमाभ उपभित्ति से अस्तारित होते हैं, डैश गति होती है। सवाल ये कह रहा है हमारे बॉडी के अंदर वो सारे ही खोखले अंग, वो सारे ही ट्यूबुलर ऑर्गन्स सिलिएटेड एपिथेलियम से लाइंड हैं। हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादातर जो हॉलो ऑर्गन्स हैं, ज़्यादातर जो हॉलो ऑर्गन्स मतलब समझ रहे हो, ट्यूब के जैसा, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर हो गया, जैसे कि ब्लड वेसल्स हो गए, जो हमारा पूरा आहार नाल है जिसमें कि स्टमक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे ही ट्यूबुलर ऑर्गन्स हैं, खोखले अंग हैं। तो यही सवाल में बोला गया है कि जो हमारे अधिकांश खोखले अंग हैं वो सिलिएटेड एपिथेलियम से लाइंड है। तो इनमें कौन सी मूवमेंट होती है, यही सवाल पूछा गया है। तो इनमें होती है सिलियरी मूवमेंट। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा पूरा बॉडी ही मूव करे, हमारा पूरा बॉडी मूव करे, एक ह्यूमन का पूरा बॉडी मूव करे, तो आप मुझे ये बताओ इनमें से कौन सा मूवमेंट आवश्यक है। मस्कुलर मूवमेंट, क्योंकि पूरा बॉडी मूव करे तो हमें पैरों से चलना पड़ेगा, और चल तो हम तभी पाएंगे जब मसल्स इन्वॉल्व होगा। तो मस्कुलर मूवमेंट के जरिए ही हम पूरे बॉडी को मूव करवा सकते हैं। अगला सवाल ये कहा गया है कि जो हमारी पेशी है, जो हमारी मसल्स हैं, वो एक विशेष प्रकार के उत्तक से बनी हुई है। तो इस उत्तक की उत्पत्ति कहाँ से होती है। जो हमारी मसल्स हैं वो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, ये टिश्यू कहाँ से ओरिजिन होती है। ये है मीजोडर्मल। देखिए 3 तरह के जनन स्तर होते हैं, एक एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो जो मसल्स हैं वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। मसल्स के बारे में यहाँ मैंने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिया है जो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। पहला तो यही है कि मीजोडर्मल इन ओरिजिन, मध्य जनन स्तर से उत्पत्ति हुई है। हमारे बॉडी का जो वेट है उसमें 40 से 50% वेट सिर्फ मसल्स के हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पिछले ही चैप्टर में बताया था कि जो हमारे बॉडी के अंदर नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, ये 2 ऐसे टिश्यूज हैं जो एक्साइटेबल होते हैं। उसके बाद पेशियों के अध्ययन को, स्टडी ऑफ मसल्स, इसे कहा जाता है मायोलॉजी या फिर बोल दो सार्कोलॉजी। तो आप दोनों बोल सकते हो। तो ये सारे ही पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगला सवाल पूछा गया है कि एक एडल्ट ह्यूमन का जो बॉडी वेट होता है उसका कितना % हमारे मसल्स का होता है। 40 to 50%। अगला सवाल है, इनमें से कौन है जो हमारे मसल के अंदर स्पेशल प्रॉपर्टीज नहीं है। हमारे मसल्स में 4 तरह के प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, एक एक्साइटेबिलिटी, एक कॉन्ट्रैक्टिलिटी और एक एक्सटेंसिबिलिटी, और एक और होता है इलास्टिसिटी। तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये 4 प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लिख दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स। तो हमारी जो मसल्स हैं वो, उनमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, यानी हमारी जो मसल्स हैं वो संकुचित होती है। आखिर संकुचित होती है तभी तो अपने हाथ को मोड़ लेते हैं, पैर को मोड़ लेते हैं, हम चल पाते हैं। हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, इसी कारण मस्कुलर मूवमेंट दिखा पाते हैं। तो एक तो हो गया ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी। उसके बाद देखो एक्सटेंसिबिलिटी, हमारी जो मसल्स हैं हम उसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं, खींच भी सकते हैं फोर्स लगा करके, और वो डैमेज भी नहीं होती है। तो ये हो गया एक्सटेंसिबिलिटी, ये हमारे मसल के अंदर एक प्रॉपर्टी ये भी है। उसके बाद इलास्टिसिटी, हम अपनी मसल्स को बल लगा करके खींच सकते हैं, बट जब उस बल को हम हटाएंगे तो वापस अपने ओरिजिनल लेंथ में चली जाती है। जैसे मान लो कोई मसल है, हम उस मसल पे एक बल लगाएंगे, बल लगाकर हमने मसल को स्ट्रेच कर दिया, जब इस बल को हम हटाएंगे तो ये वापस अपने ओरिजिनल लेंथ में चली जाती है। ये हो गया इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी हमारे मसल्स के अंदर। उसके बाद एक है एक्साइटेबिलिटी, जो हमारे मसल सेल होते हैं, पेशी कोशिकाएं होती है, उसके बाहरी वातावरण में अगर कुछ भी चेंज होता है तो हमारे जो मसल के सेल्स हैं वो फील कर लेते हैं, तुरंत एक्साइट कर जाते हैं। तो बस आप ये 4 प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखो, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी और एक्साइटेबिलिटी। अगला सवाल है, लोकेशन के आधार पर हमारे मसल्स 3 प्रकार के हैं, आपको बताना है इनमें से कौन उस 3 प्रकार में शामिल नहीं है। लोकेशन के आधार पर हमारे मसल्स 3 प्रकार के हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन उस 3 प्रकार में शामिल नहीं है। लोकेशन के आधार पर हमारे बॉडी के अंदर 3 प्रकार के मसल्स हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा,
नर्वस मसल नहीं है। ये 3 प्रकार के ही मसल्स हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में। अब ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ मसल मैंने आपको बताया, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल। अब सबके बारे में कुछ कुछ बातें हैं जो लिखी हुई है, जो आपको ध्यान में रखना है। कार्डियक मसल नाम से ही क्लियर है, ये हमारे हार्ट की मसल है। कार्डियक मसल ये हमारे हार्ट की मसल है। कार्डियक मसल ये इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंट्री यानी हमारे आपके कंट्रोल में हार्ट के मसल्स नहीं होते हैं। उसके बाद ये रेखित स्ट्राइटेड होती है, यानी कि जब कार्डियक मसल के सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखी जाती है तो इसमें कुछ लाइंस नजर आती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये स्ट्राइटेड है। उसके बाद अगर हम एक कार्डियक मसल के सेल को लें, हम एक हृदय पेशी के कोशिका को लें, तो उसमें हमें एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो इसलिए ये है यूनी न्यूक्लिएटेड, यानी कि केवल एक ही न्यूक्लियस होगा। उसके बाद जो हमारी हृदय की पेशी है वो कभी थकती नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए कार्डियक मसल के बारे में। उसके बाद स्मूथ मसल। अब इसे स्मूथ मसल इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्ट्राइटेड नहीं होते हैं। स्ट्राइटेड नहीं होते हैं। अगर इनके मसल के सेल को, यानी इन मसल्स के सेल को अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो कोई लाइंस नज़र नहीं आती, इसलिए ये आरेखित है। और स्मूथ मसल ये इनवॉलेंट्री होते हैं। जैसे कि कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री होते हैं, वैसे स्मूथ मसल भी इनवॉलेंट्री होते हैं। स्मूथ मसल हमें कहाँ मिलेगा? कार्डियक मसल तो हम लोगों ने समझा कि हमारे हार्ट की मसल है। स्मूथ मसल जो अभी मैंने आपको बताया, हॉलो ऑर्गन, टिब्यूलर ऑर्गन, खोखले अंग, उनकी दीवारों में, जैसे मूत्राशय की जो दीवार है वहाँ पे मिल जाएगा। छोटी आंत, बड़ी आंत, जो हमारा अमाशय है, उन सब की दीवारों में हमें ये स्मूथ मसल्स मिलते हैं। उसके बाद अगर हम एक स्मूथ मसल के कोशिका को उठाएं तो उसमें एक ही न्यूक्लियस हमें देखने को मिलेगा, तो ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड हो गया। अब चलते हैं स्केलेटल मसल। हमारे इस चैप्टर में मेनली स्केलेटल सिस्टम के बारे में ही पढ़ना होता है। स्केलेटल मसल के बारे में देखो, स्केलेटल मसल वैसे मसल होते हैं जो हड्डियों से जुड़े होते हैं। तो स्केलेटल मसल ये वो मसल है जो हमारे बोन से अटैच होते हैं, हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद जो भी मसल हड्डियों से जुड़े होते हैं उसे हम अपने अनुसार संचालन कर सकते हैं। जैसे आपकी हाथ की मसल्स आपके हाथ के हड्डियों से जुड़े हुए हैं, बट हम अपने हाथ के अंदर मूवमेंट दिखा सकते हैं। तो ये जो पेशी हो गई हमारे हाथ की, ये ऐच्छिक पेशी हो गई, वॉलंटरी मसल हो गई। उसके बाद स्ट्राइटेड होती है, जो स्केलेटल मसल होती है वो भी स्ट्राइटेड होती है कार्डियक मसल के जैसे। उसके बाद ये होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी अगर हम स्केलेटल मसल के एक सेल को लें, कंकाल पेशी के एक कोशिका को उठा करके अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें बहुत सारे न्यूक्लियस, एक से ज़्यादा नाभिक देखने को मिलते हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं स्केलेटल मसल, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आप पिक्चर देखो, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल ये देखो सिलेंड्रिकल है। उसके बाद स्केलेटल मसल भी सिलेंड्रिकल है, जबकि स्मूथ मसल ये सिलेंड्रिकल नहीं है, इसे बोलते हैं स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप्ड। अगला सवाल है, इनमें कौन वॉलंटरी मसल है? तो 3 प्रकार के हम लोगों ने मसल्स को देखा, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल, जिसमें सिर्फ स्केलेटल मसल ही है जो कि वॉलंटरी है, ऐच्छिक है। तो केवल हो जाएगा यहाँ पे सी, कंकाल पेशी। अगला सवाल है, कार्डियक मसल के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सही नहीं है। कार्डियक मसल यानी कि हमारे हार्ट की मसल सही है, ए सही है। कार्डियक मसल स्ट्राइटेड होती है, ये भी सही है। स्केलेटल मसल भी स्ट्राइटेड होती है। उसके बाद कार्डियक मसल ये इनवॉलंटरी भी होती है। नेक्स्ट है, इनकी क्रियाओं को तंत्रिका तंत्र सीधे नियंत्रित करता है। कार्डियक मसल्स के जो फंक्शन होते हैं उसको हमारा नर्वस सिस्टम डायरेक्ट कंट्रोल करता है, ये गलत हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारी हार्ट की मसल्स है वो नर्वस सिस्टम के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होती है। हमारे हार्ट के अंदर एसए नोड होता है, वहीं से सारा कुछ कंट्रोल होता है। नर्वस सिस्टम का रोल होता है बट डायरेक्ट नहीं होता है। जो मैंने अभी आपको बताया स्ट्राइटेड, इसका मतलब देखो कि क्या होता है। ये जो आपको पूरा एक सिलेंडर के जैसा, बेलन के जैसा दिखाया गया है, ये एक सेल है, स्केलेटल मसल की सेल है, कंकाल पेशी की एक कोशिका है, जो आपको बड़ा पिक्चर करके दिखाया गया है। इसमें देखो, मैंने अभी आपको बताया कि जो स्केलेटल मसल होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, एक से ज़्यादा उसमें न्यूक्लियस होते हैं। तो एक न्यूक्लियस यहाँ है, एक न्यूक्लियस यहाँ है, एक न्यूक्लियस यहाँ है, एक ही सेल के अंदर। उसके बाद आपको यहाँ देखो एक लाइट बैंड, डार्क बैंड नज़र आ रहा होगा, इसको आप ध्यान से देखो। सबसे स्टार्टिंग में डार्क बैंड है, उसके बाद लाइट बैंड है, उसके बाद फिर से डार्क बैंड है, फिर से लाइट बैंड है। तो यही वो लाइन्स है जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं कि स्ट्राइटेड है। स्ट्राइटेड मसल्स कौन कौन से हैं? एक कार्डियक मसल और दूसरा स्केलेटल मसल।
और जो स्ट्राइटेड नहीं है हम उसे स्मूथ मसल बोलते हैं। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सी मसल है जो हमारे हड्डियों से जुड़ी हुई होती है, बोन से अटैच होती है? ये है स्केलेटल मसल। ये है बोन और ये हमारी मसल। ये मसल इस बोन से जुड़ी हुई है एक कनेक्टिव टिश्यू के माध्यम से, जिसे बोलते हैं टेंडन। तो टेंडन एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, जो हड्डी और पेशी को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो ये हो गया हमारा स्केलेटल मसल, क्योंकि ये हड्डियों से जुड़ी हुई है। एक एग्जाम्पल आप ध्यान में रखना, हमारी जीभ, जो हमारी जीभ है वो भी स्केलेटल मसल है, बट वो हड्डियों से नहीं जुड़ी हुई है। हमारी जीभ एक स्केलेटल मसल है, हम अपनी इच्छा अनुसार उसका मूवमेंट करवा सकते हैं, बट वो हड्डियों से नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन है वो स्केलेटल मसल। अगला सवाल देखिए, स्मूथ मसल के बारे में कौन इनमें से गलत है? स्मूथ मसल ये अनस्ट्राइटेड होती है, सही है। स्मूथ मसल भी इनवॉलंटरी होती है, ये भी सही है। स्मूथ मसल वॉलंटरी होती है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद ये कहाँ मिलती है? जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये कहाँ मिलते हैं? ये हमारे इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं वो भी हॉलो ऑर्गन, खोखले अंग, टिब्यूलर ऑर्गन, उनके दीवारों में। तो डी भी सही है। अगला सवाल है, इनमें से किस में स्मूथ मसल नहीं पाया जाता? तो इनमें से आप चेक कर लो कौन खोखले अंग है, कौन टिब्यूलर ऑर्गन है, उसके दीवारों में हमें स्मूथ मसल्स मिल जाती है। तो एलिमेंट्री कैनाल, जो भी हमारा आहार नाल है, ईसोफेगस, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्टमक हो गया, ये सारे ही एलिमेंट्री कैनाल है। तो इन सब के दीवारों में हमें स्मूथ मसल्स मिल जाएंगे। उसके बाद रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, गर्भाशय, उसकी दीवारों में स्मूथ मसल्स मिल जाते हैं। उसके बाद मूत्राशय की दीवारों पे, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के जो वॉल होते हैं उसमें। तो इन तीन में तो हमें स्मूथ मसल्स मिलते हैं। हार्ट के मसल को हम लोग कार्डियक मसल बोलते हैं, तो ये एक अलग टाइप का मसल हो गया। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टिश्यू ऊतक जो स्केलेटल मसल को हड्डियों से, बोन से जोड़ती है, क्या है ये? टेंडन। टेंडन ये वो कनेक्टिव टिश्यू है जो हड्डी और मांसपेशियों को आपस में जोड़ती है। लिगामेंट ये वो कनेक्टिव टिश्यू है जो दो हड्डियों को आपस में जोड़ती है। अगला सवाल है, इनमें से कौन है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल है? मल्टी न्यूक्लिएटेड मैंने आपको बताया स्केलेटल मसल। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेना मसल, स्केलेटल मसल। स्मूथ मसल और कार्डियक मसल ये यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। अगला है, मसल सेल को और क्या कहा जाता है? पेशी कोशिका को डैश भी कहा जाता है। पेशी कोशिका को हम लोग पेशी रेशा भी बोलते हैं। मसल सेल को हम लोग मसल फाइबर भी बोलते हैं। तो अब कहीं भी आप मसल फाइबर लिखा देखो तो आप समझ जाना कि ये मसल के सेल की बात की जा रही है। कहीं भी अगर आप पेशी रेशा लिखा हुआ देखो तो आप समझ जाना कि यहाँ पे पेशी कोशिका की बात की जा रही है। हम लोग फाइबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि मसल के जो सेल्स होते हैं वो लंबे होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं। स्मूथ मसल के केस में स्पिंडल शेप्ड होती है मसल सेल, तो इसीलिए हम लोग मसल सेल को मसल फाइबर भी बोलते हैं। तो अब जब भी मैं मसल फाइबर बोलूँ आप समझ जाना कि मसल की कोशिका की बात की जा रही है, सेल की बात की जा रही है, पेशी की कोशिका की बात की जा रही है। अगला सवाल देखिए, मसल फाइबर के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे क्या कहा जाता है? अब मसल फाइबर का मतलब आप समझ चुके हो, मसल सेल, सेल के पास सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो मसल फाइबर के केस में, मसल के सेल के केस में हम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक स्पेशल नाम दे देते हैं, सार्कोलेमा। ठीक है, तो जब भी आप देखो सार्कोलेमा आप समझ जाना कि ये पेशी कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली की बात की जा रही है। ठीक है, तो सार्कोलेमा क्या है? मसल फाइबर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वही एक कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है। तो मसल सेल के जो साइटोप्लाज्म है उसे हम एक स्पेशल नाम देते हैं, सार्कोप्लाज्म। तो मसल फाइबर के जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसे हम लोग अब सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। और मसल फाइबर के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका भी हम एक अलग नाम यहाँ पर देते हैं, उसे बोलेंगे सार्कोसोम। तो ये तीन नाम आपको अलग अलग ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले सार्कोलेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर। उसके बाद सार्कोप्लाज्म, ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर। उसके बाद सार्कोसोम, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि मसल फाइबर में पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सार्कोसोम कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, स्केलेटल मसल में कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस कौन है? सार्कोलेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर। सार्कोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे सार्कोसोम, मसल फाइबर के केस में, पेशी कोशिका के केस में।
उसके बाद जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक सेल के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, मसल सेल के केस में, मसल फाइबर के केस में हम उसे बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास बहुत सारे कैल्शियम आयंस होते हैं, इसीलिए हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कि जो एक मसल फाइबर है उसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके पास बहुत सारे कैल्शियम आयन होते हैं, इसीलिए इसे स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन बोलते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में। अगला पार्ट आपको परसों मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।